एस्पायरेंट्स, समय के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। पिछली बार संडे को ही मिले थे और पेपर डिस्कशन की कड़ी में हम आगे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर जिसका कोड था 907 और उसके हम वो ही पैटर्न अपनाएंगे, साइमल्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। आई एम श्योर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, मॉक टेस्ट भी लिख रहे हो और कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि डेट आ गई है, अब क्या करें। भाई डेट का समाधान सिर्फ एक है कि जितने दिन बचे हैं उनके हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए। ये मत सोचिए कि 80 दिन बाकी हैं, 75 दिन बाकी हैं। ये सोचिए 80 गुना 2 मतलब 24 इतने घंटे बाकी हैं। और थोड़ा और वाइडर स्पेक्ट्रम लेना हो तो 80 इंटू 24 इंटू 60 इतने घंटे हैं आपके पास, इतने मिनट्स हैं आपके पास में। एवरी मिनट काउंट्स। बचाइए जहाँ भी वेस्ट हो रहा है, मतलब लीकेज को रोकिए। आप लीकेज को रोकेंगे तो अपने लिए जितने मिनट रोकेंगे ना, समझ लो उतने ही नंबर आप बढ़ा लोगे। तो आई बिलीव ये आपके लिए एक शुरुआती मेरी गाइडलाइन है। कुछ चीज़ें बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन आई वांट टू टेल यू। अक्सर मैं बताती हूँ कि व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपको क्या करना है। अभी भी कह रही हूँ, प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए साथ साथ, वरना लास्ट मिनट में ढूंढते रहोगे कि रिवाइज कैसे करूँ। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स में आप क्या लिखेंगे, प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को मत लिखिएगा। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए। मैं मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस मोर देन दिस टाइम ऑल्सो कि शॉर्ट नोट्स आपको सफलता के लिए बहुत अच्छा स्टेप दे देंगे। शॉर्ट नोट्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट मिनट रिविजन में बहुत हेल्प करेंगे। आप जैसे 9 से 12 वाला पेपर है, तो उससे पहले मान लीजिए आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, तो एटलीस्ट यू नीड सम 50-60 पेजेस जिनको आप एक बार रिवाइज करें तो आपको सारी ईयर्स याद हो जाएं। यानी क्योंकि इतिहास का पेपर है एंड यू नीड ईयर्स एंड फैक्ट्स टू मेमोराइज, और एटलीस्ट आपकी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इनको रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो और फिर आ जाएगा सेकंड सेक्शन जो कि इकोनॉमिक्स का है, वो भी सारा का सारा डेटा का खेल है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए। वो इतने छोटे हों, छोटे से मतलब ये नहीं कि आप उनको छोटा छोटा चिन्ना चिन्ना करके लिख लो, नो 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 प्लीज़ नॉट लाइक दैट। शॉर्ट नोट्स का मतलब होगा कि आप शीट लीजिए और उस शीट पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को लिखते चले जाइए। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कीम है, तो उस स्कीम वो शुरू कौन से ईयर में हुई, तो सिर्फ ईयर, तो जैसे मान लीजिए 2018 से शुरू है तो सिर्फ 2018 लिखना है। कौन से मिनिस्ट्री, तो ऐसे मत लिखो कि मिनिस्ट्री और फिर डैश, नो नो नो, ये वर्ड लिखो ही मत, डायरेक्ट मिनिस्ट्री का नाम लिखो। फिर कोई स्पेशल बेनिफिट्स हैं जैसे कि 2000 रुपये प्रति माह, प्रति 3 महीने के हिसाब से या 4 महीने के हिसाब से अकाउंट में क्रेडिट होता है किसानों के, तो उसको आपको लिखना है 2000, या 30 भी मत लगाओ, डायरेक्ट 2K एवरी 4 मंथ्स, ये लीजिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि आप एक बार, वो आपको समझ में आने चाहिए, वो आपकी भाषा में हो, ताकि आप एक बार देखें तो याद हो जाए। सेकंड चीज़ आपको उस टाइम क्या करनी है, दैट इज डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, जो डर गया वो मर गया। डरना किससे नहीं है, पहले तो इस चीज़ से नहीं डरना है कि एग्ज़ाम सामने ही है, और दूसरा इस चीज़ से नहीं डरना है कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा, या मेरे टेस्ट में स्कोर कम आया इसलिए मैं नहीं दूंगा। जैसे कि कौशल सर अक्सर कहते हैं कि ना, मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो लेना बहुत मुश्किल काम है। कॉपीज बहुत स्ट्रिक्ट हैंड से चेक होती हैं आपकी, तो इट्स लाइक आसानी से मार्क्स मिलेंगे नहीं इसका मतलब आपकी खूब ग्रिलिंग की जा रही है। अभी जितनी अच्छी ग्रिलिंग हो जाएगी ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट आपके RAS प्रॉपर मेंस में मिलेगा। तो ना तो टेस्ट के रिजल्ट से घबराना है, ना ही इस बात से घबराना है कि एग्ज़ाम सामने ही है। एग्ज़ाम सामने सबके लिए है, आपके लिए भी है, और जो आपके सीनियर्स हैं यानी जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं और रैंक इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए भी। सो एवरीबडी इज़ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सबको उतना ही पढ़ना पड़ता है। मैंने 2019 में मेंस लिखा था, आप मुझसे दोबारा लिखवाओ तो सबको दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 काम ये हो गया। तीसरा काम जो शायद इन दोनों के से भी ज़्यादा ज़रूरी है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। जो समय को खो देगा उसको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसका जो हर्जाना है वो 3 साल है, और 3 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो प्लीज़ समय को व्यर्थ मत कीजिएगा। चलें, बहुत सारी मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, अब चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था। ये तो मॉक टेस्ट के आंसर्स दोनों मैं ही लिखती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। विल गो साइमल्टेनियसली बैक बाय बैक। इसको इधर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था लोक प्रशासन की एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच।
तो इसमें क्या खास बात क्या थी, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, मैनेजर, लिपिक, प्रशासन, स्टाफ। ये कहता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल के लिए जो भी काम किए जाएंगे वो उन सबको इंक्लूड करना चाहिए लोक प्रशासन के दायरे के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस, प्रशासन का मतलब होगा मैनेजर जो काम कर रहा है वो भी प्रशासकीय काम है, लिपिक कर रहा है वो भी, सपोर्ट स्टाफ कर रहा है वो भी, और सभी कर्मचारी इसके अंदर आते हैं। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वो मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है, ऑल्दो ये बहुत अच्छे से स्कैन किया गया है, बट स्टिल हर डिवाइस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ लोग जो मोबाइल पे देख रहे हैं हो सकता है उनको साफ ना दिखे, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि कृपया तो अपनी रेजोल्यूशन ठीक कर लीजिए, या फिर समय के टेलीग्राम चैनल पे से आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और दोनों आपको देखिएगा हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये था कि लोक प्रशासन के विकास के चरण, ठीक है, चरण। ऑल्दो प्रशासकीय विकास जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रशासन का अब जो है वो विकासात्मक प्रशासन इज देयर इन द सिलेबस, बट स्टिल क्योंकि हम लोग प्रशासन विषय पढ़ रहे हैं तो इसके जो 5 चरण हैं वो हमें पता होने चाहिए। फिर था हनी प्रतिवेदन। हनी प्रतिवेदन आपको लगेगा कि सिलेबस में तो लिखा हुआ है नहीं, कहाँ से आ गया। आप ये देखिएगा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एनपीए कहते हैं, ये एनपीए का जन्म कहाँ से हुआ। तो एक हनी रिपोर्ट जो थी ना, ये उसको मतलब हाँ, उसने इसको प्रतिपादित करने में हेल्प किया। सो इसको कहते हैं कि इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड, एनपीए वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ हनी रिपोर्ट। तो हनी रिपोर्ट क्या थी, एक प्रोफेसर थे उनकी रिपोर्ट थी। फिर है फेयोल के अनुसार 6 आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सत्ता के 4 प्रकार बताइए अथॉरिटी के। वो अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्या है, क्या नया कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होगा कि एक आदमी से एक ही सीनियर जो है वो कमांड दे, और वो व्यक्ति अपने सीनियर के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल हो जवाब देने के लिए। तो उसका मतलब क्या होगा, आप डायग्राम बना सकते हैं, एक व्यक्ति और ये कमांड दे रहा है दूसरे को, इधर दे रहा है इनको, बट साथ में क्या है कि दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी अदर इनपुट, नो अदर कमांड इज अलाउड। तो ये आदेश की एकता। तो ये देखिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश की है, और ये इसकी दी गई लाइन से बाहर है, यानी जो स्पेस दिया गया है उससे बाहर है। तो ये मेरी वर्ड की लिमिट को नहीं खा रहा है, पर ये वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम आप बना सकते हो। अगला ही क्वेश्चन है गैंग प्लैंक का। ये देखिए गैंग प्लैंक, ये गैंग प्लैंक का जो शाब्दिक मतलब है वो होता है कि लकड़ी का फट्टा, ठीक है। वो फट्टा क्या काम में आता है, जैसे मान लीजिए बीच में कोई गहरी खाई है, इधर एक दीवार है उधर एक दीवार है, तो यहाँ से वहां जाने के लिए आप फट्टा लगा लो और 2 मिनट में पहुंच जाओ। तो गैंग प्लैंक एक ऐसी ही मैकेनिज्म है जो कि पद सोपान यानी हायरार्की में दी जाती है। और उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में A B C 3 हायरार्कीज हैं। सो द पर्सन हु इज एट बी लेवल, यानी बी लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है, वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच में बी लेवल हु इज वर्किंग इन द सेम अदर सम अदर पोर्टफोलियो, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उसको पहले ए से बात करो, फिर ए अपने बॉस को भेजेगा, फिर बॉस जो ए को भेजेगा, ए जो बी को भेजेगा, तो यानी कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा। उसको रोकने के लिए ये हेनरी फेयोल ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कहते हैं बी से बी के बीच में यानी समान स्तर के ऊपर यदि आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाएं तो उसको गैंग प्लैंक कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। इस क्वेश्चन को डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि गैंग प्लैंक है क्या, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम से वैल्यू एडिशन होता है। नेक्स्ट इज मैकिन्से का 7S मॉडल। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये सिलेबस का हिस्सा भी था। अगला क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं 2 मार्कर्स में आप बहुत डिफरेंट कर पाएँ, लेकिन यदि आप कोई डायग्राम बना पाते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना पाते हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत। ये तो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत कॉमन है, XY सिद्धांत हम सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रबंधन में 3E। कुछ चीज़ें आपको कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी कहा शॉर्ट नोट बनाइएगा। तो जैसे आप NPA के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और NPM के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो जब NPA के लिए शॉर्ट नोट बनाए तो आपके पास में ये जरूर होना चाहिए, रैक वैक कहती थी मैं इसको, और NPM का मतलब है 3E। ये इसके फाउंडेशन ही है एक तरह से। ये रैक वैक क्या है, रेलेवेंस, इक्विटी, चेंज ओरिएंटेड, वैल्यू सेंट्रिक एंड देन कंपैशन। और NPM का मतलब है 3E, तो ये एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। तो
मतलब कोई आपसे पूछे एनपीएम क्या, तो कह दो 3 E's का मतलब एनपीएम, ऐसे याद कर लीजिए, एनपीएम मतलब 3 E's, एनपीएम मतलब 3 E's, ठीक है। और ऐसे याद कीजिए एनपीएम मतलब रैकवैक, आप उसको हिंदी में जो भी एक्रोनिम आपसे बन पाता है वैसा कर लीजिए, मैंने तो ऐसे याद किया था। तो दैट इज रिलेवेंसी, इक्विटी, चेंज, वैल्यू सेंट्रिक और कंपैशन। तो ये बस यहाँ यही पूछा हुआ है, 3 प्रिंसिपल्स। फिर है वित्तीय नियंत्रण संबंधी कोई 4 समितियों के नाम बताइए, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। कार्मिक प्रबंधन क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट, यानी लोगों को मैनेज कैसे करते हैं। तो लोगों को मैनेज करने के लिए पहली बात तो उनकी नियुक्ति, पदस्थापन। तो करना क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वाया, वाया में है डेपुटेशन, ट्रांसफर्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन और एपीओ करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी का हिंदी वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये थे प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण से क्या तात्पर्य है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किस प्रकार से जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, 32 में तो सुप्रीम कोर्ट और 226 में माननीय हाई कोर्ट, ये दोनों ही 5 टाइप के रिट जारी करते हैं। तो जो रिट्स हैं वो एक तरह से प्रशासन के ऊपर न्यायिक नियंत्रण है, उनको यहाँ लिखना था। तो आप देखेंगे कि ना आर्टिकल 32 हम सब पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि ना अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान की आत्मा है ये, तो उस हिसाब से तो हमें याद था। लेकिन इसके लिए और क्या होता है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में और फॉल करता है, तो इट इज जुडिशियल कंट्रोल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मुख्य सचिव के 2 कार्य, वेरी स्टैटिक। नेक्स्ट इज, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपके पास में जगह हो और आपको 3 काम याद आ रहे हो तो 3 लिख दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कार्य लिखा जो एग्जामिनर के पास में आंसर है, मॉडल आंसर उसमें नहीं है, तो हो सकता है कि नंबर कट जाए। तो प्लीज, स्पेस है, टाइम है, तो एक कार्य एक्स्ट्रा लिख दो कि भाई तुमको ऊपर दोनों में से कोई पसंद नहीं आया, छोड़ दो उसको, ये वाला देख ली। इट्स ओनली अ ट्रिक। नेक्स्ट इज अनुच्छेद 167(1), ये क्यों पूछा गया था, क्यों, क्योंकि ये है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी से संबंधित है, तो चीफ मिनिस्टर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जनहित याचिका, याद रखिएगा कुछ चीजें, जैसे अहिंसा का सिनोनिम कौन है, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी किसका सिनोनिम है, अहिंसा का। तो वैसे ही PIL के जो सिनोनिम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो सिनोनिम है, वो है जस्टिस PN भगवती। तो आप बस ये याद रखिएगा कि जब भी PIL का जिक्र होगा तो जस्टिस भगवती का नाम हमें जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। अदरवाइज PIL क्या है किसी और के बिहाफ पे, यानी लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल है इसमें वॉयलेट होता है। जो आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है उसको केंद्र में होना जरूरी नहीं है PIL में। अगला क्वेश्चन है अधिकार पृच्छा। अभी हमने आर्टिकल 32 की बात की, 32 का ही हिस्सा है अधिकार पृच्छा, यानी क्वो वारंटो। इसमें जुडिशरी ये पूछती है कि आप किस अधिकार से किस पर्टिकुलर पद को लेके बैठे हुए हो, उस अधिकार को स्पष्ट कीजिए। यानी ये आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की एक पावर है ये। बेसिकली हम इसको अगर सिर्फ अधिकार पृच्छा लिखा जाए तो हम 32 ही लिखेंगे, और क्वो वारंटो का मतलब बाय विच अथॉरिटी, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज गुल्ली के पोस्ट कॉर्प की धारणा, मैनेजमेंट मतलब पोस्ट कॉर्प, मैनेजमेंट में क्या क्या काम करते हैं, पोस्ट कॉर्प करते हैं। तो ये तो हमें सबको पता है। स्टैटिक लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि POSDCORB लिखना ही है ना। लेकिन हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, हिंदी में प्लानिंग, जब P से प्लानिंग है उसका हिंदी वर्जन होता है योजना, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन निर्माण, तो O से संगठन निर्माण लिखने की बजाय आप क्या कीजिए, O से ऑर्गेनाइजेशन लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए संगठन निर्माण, सो दैट पोस्ट को रिमेन्स रेलेवेंट। अदरवाइज ना रिलेवेंसी नहीं सेट होएगी। तो आप प्लीज पहले उनका इंग्लिश लिखिए, हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा सा चैलेंज होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, बट नेवर द लेस इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखेगी। तो आप इंग्लिश में लिखिए फिर हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट है हाँ, ये अच्छा सवाल था। हम जानते हैं कि हमारा ना जो जोनल सिस्टम है, कौन सा संभाग, तो संभागीय सिस्टम में जब राजस्थान आज़ाद हुआ था, एकीकरण हुआ था, उस समय पर राजस्थान में कितने संभाग थे, जब शुरू किया गया तब कितने संभाग थे, तो उसमें जयपुर संभाग नहीं था, जबकि 99% लोग ये सोचते हैं कि जयपुर संभाग होना चाहिए। तो ये इसीलिए ट्रिक वाला क्वेश्चन है। 5 संभाग थे, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अगला है संभागीय आयुक्त के कोई 4 कार्य हैं, प्लीज 10-11 याद कीजिए, हो सकता है 5 नंबर में सवाल पूछ लिया जाए। अगला है जिला प्रशासन में राजस्व, अच्छा राजस्व प्रशासन के लिए कौन कौन हेल्प करेंगे जिला कलेक्टर महोदय की, या वो कौन कौन उनको असिस्ट करेंगे। तो आप पूरी सीढ़ी नीचे से ऊपर तक ही लिख दीजिए,
गिरदावर, उनके बाद में कानूनगो, फिर पटवारी, फिर तहसीलदार महोदय, फिर एसडीओ, फिर उसके बाद में एडीएम एंड देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय। फिर जिला कलेक्टर के दंड नायक के रूप में कोई 4 दायित्व बताइए। 4 दायित्व स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। अगला है जनरल, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। सवाल है भर्ती और प्रशिक्षण की दृष्टि से उपखंड अधिकारी किस प्रकार का पद है। आप जानते हैं भारत में हमेशा से एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जर्नलिस्ट पोस्ट है, तो आपको ये लिखना है और उसको काले पेन से या मोटे पेन से या अंडरलाइन करके बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर तो एक ही है, एक शब्द में इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन हमारे पास स्कोप 15 शब्दों का है, तो एक लाइन और लिखिए कि इस पद पे रहने वाला जो अधिकारी है वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र, उनका सेवा का प्रकार, उसमें बहुत सारी विविधता है। इनफैक्ट जो उनको सुपरविजन करना है वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल्स को सुपरवाइज करना है या सिर्फ एडमिन वर्क को सुपरवाइज करना है, ही हैज टू सुपरवाइज द हॉस्पिटल्स आल्सो, ही कैन डू इंस्पेक्शन एट एवरी प्लेस। तो उनका जो विविधता है वो बहुत सारी है, इसलिए वो सामान्यज्ञ होने चाहिए। नेक्स्ट है तहसीलदार को अच्छा कौन कौन से मुकदमे सुनने का अधिकार है, ये तो हमें पता है कि दोनों वो कानून जो कि कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 2011 की कोई कमियां बताइए, लोक सेवा अधिनियम 2011 की कोई कमियां, तो कमियां तो ये है कि ना सब जगह लागू नहीं है, सिर्फ 18 विभागों की 153 सर्विसेज हैं इसमें शामिल हैं, बाकी को शामिल नहीं किया गया, तो औरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि अपील करने के सिर्फ 2 मैकेनिज्म हैं, 2 लेवल्स हैं, 2 के बाद में जो है वो अंतिम फैसला है, तो यदि कोई किसी को लगता है जस्टिस नहीं हुआ तो उसके पास अपील और करने का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रशासनिक संस्कृति के निर्माण के आधारों का उल्लेख, यहाँ से शुरू होती है क्रिएटिविटी, यहाँ से शुरू होती है आपकी समझ। मैं फिर कहना चाहती हूँ समझ की शुरुआत होती है 5 नंबर के सवाल से, तो जहाँ आपकी समझ की शुरुआत होती है वहीं से सबसे ज़्यादा स्कोप होता है डिफरेंशिएट कर पाने का। जो 2 नंबर वाले सवाल हैं तो या तो फैक्चुअल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना है 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। ये सारे के सारे जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ रिलेवेंट तो आप जरूर लिख सकते हैं। तो जैसे पहला सवाल ही देख लीजिए, प्रशासनिक संस्कृति के निर्माण के आधारों का उल्लेख कीजिए, यानी किसी भी देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें क्या कल्चर फॉलो होता है, उसके कौन कौन से आधार हो सकते हैं। आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा था एटलीस्ट, फिर बैठ के सोचा कि क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस दिखता है वो ये है कि हम एक हमारी एक कॉलोनियल लीगेसी रही है, भारत पे ब्रिटेन का शासन रहा 200 सालों तक करीब, तो जो वो सिस्टम बना के वो सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं। तो यानी पहला तो क्या है, हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल बेस नकारा नहीं जा सकता। दूसरा फिर मैंने सोचा और क्या हो सकता है, फिर है कि हर समाज की कुछ खुद की वैल्यूज होती हैं। जैसे भारतीय समाज में जो हम प्रिवेलेंट देखते हैं वो देखते हैं बंधुत्व की भावना बहुत ज़्यादा है, तो यानी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तीसरा, जब आप देखेंगे हमारे समाज में तो जहाँ दूसरे लोग मानव अधिकारों की बातें करते हैं, बहुत सारे देशों में तो स्पेस में मंगल पे घर बनाने की बातें हो रही हैं, और हम आज भी किन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, हमें शिक्षा के 100% गोल को अचीव करना है। इवन जो इंश्योरेंस हैं उनका भी हमारा जो पेनिट्रेशन लेवल है वो बहुत कम है। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो दूसरे हैं, दूसरे देशों के दूसरे हैं। तो इसका मतलब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना वो भी आपकी ब्यूरोक्रेसी को या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने लिखने की कोशिश की कि सोशो इकोनॉमिक बेस जो है वो भी निर्धारित करता है। फिर ये लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पीपल कैसा है, उससे भी निर्धारित होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा होगा। और लास्ट में लिखा है जनरल कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सो आई होप प्लीज़ इसको ना टेलीग्राम उस पर टेलीग्राम से डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिए गए उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और इनके तत्वों का वर्णन करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिस्कस करने की बात नहीं है। आपको डिस्कस क्या करना है, ये देखिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी चल रही है और यहाँ मैंने लिखा एल्टन मेयर, उसको बॉक्स में डाल दिया है। तो यानी मैं एग्जामिनर को एडवांस में सर्व करना चाहती हूँ कि बॉस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी यानी HRT का मतलब एल्टन मेयर, आप 5 बार बोलिए HRT मीन्स एल्टन मेयर, HRT का मतलब एल्टन मेयर, तो आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल है, हाँ ये अच्छा था,
एकीकरण संघर्ष को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। और एक बिल्कुल ही नए जो दार्शनिक हैं उनका नाम आपको शायद पता चला होगा यहाँ पे, ये है MP फॉले, मैरी पार्कर फॉले। उन्होंने क्या कहा कि ये बीच के हैं, मतलब ये ट्रांजिशन फेज वाली दार्शनिक हैं, जो कि जिनको हम नहीं कहते कि ये नई है या पुरानी है, ये ट्रांजिशन फेज वालों में आते हैं। और ये बात करती थी व्यक्ति के जो विभिन्न गुण हैं या जो उसकी फीलिंग्स हैं या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो कहती है कि संघर्ष के लिए आप क्या कीजिए, दोनों ग्रुप्स को यूनाइट करने की कोशिश कीजिए। जब दोनों एक हो जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा नहीं। लेकिन वो कहती है उसके लिए आप कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाइए जिससे कि दोनों में से किसी भी पक्ष को ये ना लगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या मुझे झुकना पड़ा है या मुझे हार स्वीकार करनी पड़ी है। तो ये इस प्रकार के इंटीग्रेशन की बात करती हैं कि दोनों में से किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े। ये बात जरूर पढ़िएगा आप। MP फॉले बहुत ही रिनाउंड और बहुत सिग्निफिकेंट काम था इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NPA से आप क्या समझते हैं। तो अभी मैंने बताया था NPA से मतलब क्या समझते हैं, रैकवेक। NPA मतलब रैकवेक। तो NPA से हम ये समझते हैं कि 7वीं शताब्दी में यानी 1968 के आसपास आप जानते हैं मिनोबुक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये कहा कि आप हर जगह एफिशिएंसी का गाना नहीं गा सकते हो। आप ये गाना नहीं गा सकते हो कि ना कितने कम समय में या कितने कम टाइम में क्या काम हो गया। मानव जो है वो मशीन नहीं है। मानव क्या है, मानव की फीलिंग्स हैं। और सारा जो लोक प्रशासन का जो पूरा केंद्र है वो मानव है। तो व्यक्ति को सेंटर में रख करके वैल्यू ओरिएंटेड जब काम किया जाएगा उसको हम कहेंगे NPA। और ये उसके मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स थे 5। और कौन कौन सी बुक्स आई, तो मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के बाद में 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब है हमारे चारों तरफ रहने वाली पुलिस या फिर SDOs, कलेक्टर साहब, या फिर जो हमारी सर्विस करने वाले जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे मान लीजिए कंपनी जिसमें मैंने काम किया, इन्फोसिस, HCL, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका गोल जो है वो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है। ठीक है, तो थोड़े तो उनके अंदर डिफरेंसेस हैं कि गोल डिफरेंट है। तो पहले तो निजी प्रशासन की आपको परिभाषा बतानी है और फिर ये बताना है कि निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में समानताएं क्या हैं। तो समानताएं तो ये है कि जो गुल्लिक महोदय सबसे पहले बताए गए थे, पोस्ट को ऑर्ग करना होता है, वो हमें भी करना होता है, लोक प्रशासन वालों को भी, निजी वालों को भी। तो वो सब कुछ, और फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड होती हैं। सब में वेल इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब कुछ जो कॉमन है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कॉमन समझ में नहीं आए ना, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको लोक प्रशासन के जो सारे कार्य हैं यानी फंक्शंस हैं वो आते हैं ना, वो लिख दीजिए। वो ही निजी में चलेंगे, छोड़ के एक बात को, क्या कि निजी का जो गोल है वो ये है कि कैपिटलाइज, यानी हमें अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा नहीं है। तो उस एक गोल को छोड़ के सारे फंक्शन लिख दीजिए, सेम ही चलेंगे। क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है और नीचे स्पेस भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था संगठन के आधार की विभिन्न मान्यताएं। मान्यताएं मीन संगठन किन किन आधारों पे बनता है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि 2 बेसिस हैं, यानी अरस्तु ने कहा 2 बेसिस हैं, कितने आदमी काम करेंगे और सेवा का उद्देश्य क्या है। फिर होल्डेल समिति ने कहा कि किस सेवित यानी जिसको हम सर्विस करने जा रहे हैं वो व्यक्ति को सेंटर में रख के काम करें, या फिर की जाने वाली सेवाओं के आधार पर आप संगठन बनाइए। और लूथर गुलिक को तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो कहते हैं 4P का प्रिंसिपल है। 4P क्या है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। सो दिस इज हाउ दिस आंसर वाज एक्सपेक्टेड। आप शायद देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ क्लियर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है 1 2 3, और फिर इंडेंटेशन का भी ध्यान रखा है, लेफ्ट राइट थोड़ा खिसका के लिखिए ताकि पढ़ने में आए कि ऊपर वाली कैटेगरी में दोनों सब कैटेगरीज हैं। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो आपकी कॉपी जो हो ऑर्गेनाइज लगेगी, और ऑर्गेनाइज कॉपी विल फेच मोर मार्क्स बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। जितने लोगों ने प्री पास किया उनका इंटेलेक्ट लेवल ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है। अब कोई भी ऐसा तो है नहीं कि जिसको ऐसे ही पास कर दिया गया। आपने एग्जाम दिया है, मेहनत की है, इसलिए आप पास हुए, और जब आप पास हुए इसका मतलब इंटेलेक्ट लेवल ऑलमोस्ट सबका सेम है। जीतेगा कौन, जिसकी कॉपी थोड़ी डिफरेंट लगेगी और जिसमें कंटेंट अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में विभेद कीजिए। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका टेबल बनाइए। टेबल में 3 फैक्टर्स हैं, किस आधार पे हम अंतर कर रहे हैं, औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, और ये इनके 1 2 3 4 5 बुलेट्स में इनके आंसर लिखे। आंसर को आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं।
क्योंकि स्टैटिक केस में कुछ डिस्कस करने लायक बात है नहीं, डिस्कस करने लायक बात इससे ऊपर वाले में भी नहीं है। समन्वय के औपचारिक साधनों का वर्णन कीजिए, बात करने लायक है पद सोपान, हायरार्की। हम देखते हैं जैसे स्कूल सबसे पहले सब हर एक कैंडिडेट का पाला स्कूल से पढ़ा है, तो स्कूल में सबसे छोटा चरण है वो क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। उसके ऊपर कौन है, सपोर्ट स्टाफ जो क्लरिकल स्टाफ है। उसके ऊपर है टीचर्स, टीचर्स के बाद में आते हैं क्लास के कोऑर्डिनेटर्स, क्लास कोऑर्डिनेटर्स के बाद में सेक्शन कोऑर्डिनेटर, जैसे कि प्राइमरी विंग का कोऑर्डिनेटर, मिडिल विंग का कोऑर्डिनेटर, फिर आते हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल्स। तो ये जो इसको अपन कहते हैं ना एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप, तो दिस इज कॉल्ड पद सोपान, ठीक है, हायरार्की। अब पद सोपान को देखिए मैंने यहाँ, क्योंकि हम सब क्या बनने जा रहे हैं, सबका गोल आरएएस बनना है, तो यानी आपको वहाँ वाला पद सोपान बताना चाहिए एग्जाम्पल के लिए। सो आई स्टार्टेड विद पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ, एडीएम एंड कलेक्टर। इट इज एग्जाम्पल ऑफ पद सोपान। पूछा नहीं गया था, पूछा गया था पद सोपान का अर्थ बताइए, लेकिन आपको अर्थ बताना है तो वो बना दीजिए डायग्राम, आपका अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कोई ये पढ़ेगा ही नहीं, फिर लाइनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और फिर उनके क्या क्या काम है, क्या फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो देखिए 2 ही सवाल पूछे गए हैं, उसका अर्थ बताओ और विशेषताएं बताओ। तो मैंने क्या किया, ब्लैक पेन लिया, लिखा हायरार्की का मतलब क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और फिर 1 2 3 4 5 इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दी। Not at all difficult to answer. It is only the way of presentation that will fetch you another mark extra. Question number 12 है डेलीगेशन से संबंधित। डेलीगेशन का मतलब होता है, मान लीजिए घर में कुछ अचानक मेहमान आ गए, तो माँ क्या कह देती है, मेरा ये काम बेटे तुम कर लो। इट मीन्स शी हैज डेलीगेटेड द वर्क। सिमिलरली मेनी ऑफिसर्स फॉर वेरियस रीजंस, जैसे वो ऑक्यूपाइड हों, जैसे कि वो जूनियर्स को ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, नहीं सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, या फिर उनको लगता है कि ना इट इज़ द बेस्ट वर्क टू बी गेट डन बाय देयर सबॉर्डिनेट्स, तो वो काम को डेलीगेट कर देते हैं, यानी खुद का जो काम है ना वो सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं कि इस काम को तुम अच्छा करके लेकर के आओ। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। हम सब समझते हैं इस बात को, लेकिन ये है कि सवाल ये था कि प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन जो है वो लिमिटेड है, सीमित प्रवृत्ति का है। तो सीमित प्रवृत्ति का मतलब होगा कि नॉट एवरीथिंग इज डेलीगेटेड। सो इस आंसर को आपको कैसे करना चाहिए कि पहले तो आपको सिर्फ एक लाइन में ये जरूर बताना चाहिए कि व्हाट इज डेलीगेशन, यानी प्रत्यायोजन है क्या। तो यहाँ आप देखेंगे कि हाँ मैंने कोशिश की है कि 1-1.5 लाइन में बताऊं कि प्रत्यायोजन है क्या, और फिर ये बताऊं कि प्रत्यायोजन सीमित क्यों है, क्योंकि सब कुछ नहीं प्रत्यायोजित किया जाता, सब कुछ नहीं दिया जाता अपने सबऑर्डिनेट्स को। क्या नहीं देते हैं, मान लो आपने कभी पढ़ा नहीं है, क्या नहीं देते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ से देखो, आप अपने डैड से पूछो, डैड आप कोई काम आपको देंगे तो क्या क्या नहीं देंगे आपको। हो सकता है अपनी बैंक की पासबुक नहीं दें, किसको कितने पैसे देने हैं, किसका क्या बंटवारा करना है उसका अधिकार नहीं दें आपको। जो डैड के समकक्ष हैं या जो इमीडिएट जूनियर्स हैं उनके, यानी मान लीजिए आपके चाचा हैं, उनके बारे में कोई कमेंट करना है या उनकी कोई रिपोर्ट भेजनी है, उसका अधिकार आपको नहीं देंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं देंगे आपको। तो एक सीनियर अधिकारी के लिए सबऑर्डिनेट को क्या नहीं देना चाहिए वो सब कुछ आप अपनी सोच से लिख सकते हैं, समझ से लिख सकते हैं। तो उनको यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की है। पहला तो ये कि पद पे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा, अपने से निकटतम अधीनस्थ के पर्यवेक्षण का यानी सुपरविजन का अधिकार नहीं दिया जाएगा डेलीगेशन में। नेक्स्ट इज निम्न पदों पर लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। घर में भी तो होता होगा, बहन भाई के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती हैं जो डैड को दी गई हैं, डैड भाई को नहीं देता है कि तू इनकी कंप्लेंट सुन ले, नो नो, दे कैन नॉट डिसाइड। तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल्स, वो नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज अंतिम उत्तरदायित्व जो प्रत्यायोजक का ही होता है, यानी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट लाइज विद द अथॉरिटी। तो वो क्या कर सकते हैं, फंक्शनल तो दे सकते हैं आपको काम करने का कि काम तो कर दे, लेकिन जवाब तो उनको ही अपने सीनियर्स को देना होगा। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट नहीं होती है, और ये इनफैक्ट उसकी लिमिटेशन ही है। और है राइट टू जनरल फाइनेंशियल सुपरविजन, यानी पैसे से संबंधित जो अधिकार है ना वो भी प्रत्यायोजित नहीं किए जाते। सो विद दीज लिमिटेशंस वी कैन से, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा क्या, हेंस वी कैन से दैट डेलीगेशन इज लिमिटेड। और यहाँ भी मैंने लिखा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यायोजन जो सीमित प्रकृति का है, क्योंकि उन्होंने पूछा समझाओ, हमने समझा दिया। अगला सवाल है गैर पक्षधरता क्या है, यानी किसी भी पार्टी या उस प्रिजुडाइज से ग्रसित ना हुए सभी के लिए समान व्यवहार और जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ठीक से लागू करना ही नॉन पार्टीजनशिप है। इसके लिए हमारे संविधान में क्या है, तो 2 प्रोविजन है। आर्टिकल 311, वैसे भी आप बनने जा रहे हैं एसडीएम या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 311 जो है ना वो लोक प्रशासकों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसके 2 प्रोविजन हैं जिनको हमें लिखना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्कस करने लायक बात है नहीं।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज राज्यपाल के पद के संबंध में सरकारी आयोग की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख जो रिकमेंडेशन है वो बताइए. तो यहाँ मैंने लिखा श्री रंजीत सिंह सरकारिया. कौन से ईयर में? 1983 में. क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये मतलब पुंछी कमीशन पूछा गया 2016 में, 18 में. तो मुझे लगता है कि सरकारी कमीशन तो ज़रूर पढ़ना चाहिए सभी को. इसकी क्या रिकमेंडेशन हैं? तो देखिए, मैं जब रिकमेंडेशन लिखा तो उसको भी अंडरलाइन किया और फिर 1 2 3 4 5 करके रिकमेंडेशन लिखी हैं. आपसे भी दरखास्त है, प्लीज़ बुलेटिन फॉर्मेट में लिखिएगा. सबका ना एक ही पैराग्राफ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा. अगला सवाल है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण. अभी हमने देखा था प्रशासन पर जुडिशियल कंट्रोल. जुडिशियल कंट्रोल था आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से. विधायी नियंत्रण, विधायी मतलब किस प्रकार से लेजिस्लेचर जो है वो नए कानून बना करके नियंत्रण कर सकती है. तो कानून बनाने का अधिकार ऑफ कोर्स संसद के पास है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं. क्या है? उनका यहाँ वर्णन किया गया है. पहली बात तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सबका शैक्षणिक स्तर उतना अच्छा नहीं है. कुछ डॉक्टरेट भी हैं, बट आई बेग योर पार्डन टू से कि सबका शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है. तो हो सकता है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर इतनी अच्छी पकड़ ना हो या उन मुद्दों पर उतनी अच्छी समझ ना हो. नेक्स्ट इज संसद का विशाल आधार, यानी संसद जो है अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं, तो सबका कंसेंसस लेना भी बहुत मुश्किल होता है. 545 मेंबर्स को एक साथ राजी करना, इनफैक्ट हाफ ऑफ देम को राजी करना इज ऑल्सो अ बिग डील. नेक्स्ट इज प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण, जो अभी करंट सिस्टम है उस सिस्टम के कारण भी कार्यपालिका जो है वो ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है. अगला है कार्यपालिका बहुमत में भी होती है, तभी तो कार्य कर रही होती है. और अगला है द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ गुइलोटिन. ये क्या होता है? बिना किसी बिल पे बहस किए, इसलिए कि टाइम खत्म हो रहा है, चलो इसको पास कर देते हैं. तो जब तक डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है? डेलिब्रेशन, डिस्कशंस. जब तक वो नहीं होते हैं तब तक बिल जो है बहुत खूबसूरत बन करके नहीं आ पाते. सारे डायमेंशंस का डिस्कशन होना ज़रूरी है. तो गुइलोटिन जो है ना वो भी एक तरह से इसके लिए नेगेटिव है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संक्षिप्त में बताइए. ऑल्दो इट हैज़ बीन आस्क्ड, स्टिल यू शुड नो बिकॉज इट इज़ देयर इन द सिलेबस. तो ये किस दिन लागू हुआ, कितने डिपार्टमेंट्स, कितनी सर्विसेज, एंड देन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं. जब आप इसको लिखोगे तो सिर्फ ये थोड़ी लिखोगे कितने विभागों कितनी सर्विसेज. इसकी खूबसूरती ये है कि टाइम बाउंड सर्विस देता है, तो इसकी हेडिंग बना दीजिए और फिर लिखिए कि हर प्रकार की सर्विस के लिए निश्चित टाइमलाइन डिसाइडेड है. फिर लिखिए सेवा में अगर विलंब हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. तो जो अधिकारी है उस पर पेनल्टी लगती है. और फिर क्या? अपील की विधि. तो दो आप जानते हैं स्टेजेस अवेलेबल हैं. अब आते हैं 10 नंबर के सवाल पे. 10 नंबर के सवाल में बहुत स्कोप होता है मार्क्स को फेच करने का. ये देखिए, पहला तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक बार प्लीज यही देख लीजिए कि मैंने लिखा कैसे है, मेरा पेज दिख कैसे रहा है. ढंग से देखिए. यहाँ लोक प्रशासन का महत्व और लोक प्रशासन की भूमिका. सवाल क्या पूछा गया है? सवाल है लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व और भूमिका की विवेचना कीजिए. यानी 3 कंपोनेंट पूछे गए हैं, तो जस्टिस कीजिए अपने पेज के साथ में. 33%, 33% और 33% दीजिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो लोक प्रशासन का आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर इसके इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है, और इसकी भूमिका. तो भूमिका हम क्या कहते हैं, किसके संदर्भ में? तो जैसे भूमिका है सामाजिक स्थायित्व लाने के लिए. भूमिका किस लिए? सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में, सोशल चेंज एलिमेंट के रूप में. फिर आर्थिक परिवर्तन के रूप में. फिर लोक प्रशासन लोगों को भाई रोजगार भी तो देता है, कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है. तो ये सब इन सभी फॉर्मेट में इसको लिखा और लास्ट में कंक्लूजन लिखा. कंक्लूजन मैंने कोशिश किया है, अतः कह सकते हैं कि लोक प्रशासन देश के विकास में रीढ़ की हड्डी के समान है. यानी ऑन अ पॉजिटिव लाइन आई हैव ट्राइड टू कंक्लूड इट. सवाल अगला है. अगेन इसको भी ना मैं बीच साइड में हट जाती हूँ. आप देखिएगा कि पेज दिख कैसा रहा है मेरा. तो सबसे पहले कि विकासशील देशों का लोक प्रशासन समस्याग्रस्त प्रशासन माना जाता है. यानी एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ लोक प्रशासन में कुछ गड़बड़ है. तो आपको पहले बताना क्या है? बताना यह है कि संगठन की दृष्टि से विकासशील देशों का प्रशासन है कैसा. तो संगठन तो ठीक है उनका, प्रॉब्लम कहाँ है? कार्य कुशलता बहुत अच्छी नहीं दिखती. लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते काम करना, उसके पीछे कुछ चैलेंजेस होंगे. तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये संक्रमण काल से गुजर रहा है. यानी आपको ये नहीं कहना ये बुरा है. नो, इट इज इन ट्रांजिशन फेज.
सॉरी, इट इज इन ट्रांजिशन फेज। नेक्स्ट इज क्या क्या टकराव दिखते हैं, तो हमें अतीत की विरासत का टकराव, पुरातनपंथी मान्यताओं का टकराव, और ये सब दिखाई देता है। फिर आपको लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। और लास्ट में प्लीज कंक्लूजन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू राइट इज, मैंने लिखा है तमाम कमियों के बावजूद विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ढांचे को लोक प्रशासन ने मजबूती प्रदान की है। उदाहरण के लिए भारत की प्रगति में लोक सेवकों का योगदान अनमोल है। बिकॉज अगर ये गड़बड़ ही है तो वाई एम आई गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो यू हैव टू कंक्लूड इन अ पॉजिटिव लाइन। योर लाइन कैन बी एनीथिंग एल्स, इट इज नॉट द बेस्ट लाइन आई वुड से, पर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव में कंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नवलोक प्रबंधन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 3-4 चीजें पूछी गई हैं। पहला तो ये कि आप क्या है ये बताना है, यानी नवलोक प्रबंधन एनपीए को डिफाइन करना है। एनपीए क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। 1968 में कोई काम हुआ, मिनोबुक कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने कहा कि व्यक्ति को सेंटर में रखो, प्रशासन का सारा उद्देश्य सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं है, फिर वैल्यू सेंट्रिक बनाने की कोशिश की गई। अब यहाँ सॉरी इट इज नवलोक प्रबंधन है ना, नव प्रबंधन मीन्स एनपीएम, वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीएम। तो एनपीएम की बात होगी तो हम कहेंगे एम मतलब मैनेजमेंट। तो एनपीएम आया कहाँ से, कॉन्सेप्चुअल टॉक है खाली। एनपीए में से इस ए को काट दो और ये को एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे काम करना चाहिए जैसे प्राइवेट मैनेजमेंट करता है। तो प्राइवेट मैनेजमेंट की खासियत क्या होती है, पहली बात तो यह है कि वो गोल को फास्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं, कम से कम संसाधनों में, कम से कम धन के साथ में, और कोशिश करते हैं कि व्यक्तियों का अधिकतम उपयोग हो पाए, यानी व्यक्ति की एफिशिएंसी निकल करके आ पाए। तो जब एनपीएम की बात होगी तो 3 E's प्रिंसिपल आएगा, हमने पहले भी बात की। 3E का मतलब होगा, सबसे पहले बात होगी एफिशिएंसी की, फिर बात होगी इकोनॉमी की, और फिर बात होगी इफेक्टिवनेस की। तो यही देखिए मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। एनपीएम आया कहाँ से, मार्गरेट थैचर ने कॉन्सेप्ट दिया था उनके बाद में, और इसके लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए वो ऑसबोर्न और गैबलर ने, यहाँ भी मैंने लिखा है ऑसबोर्न और गैबलर ने। और यह किन पे फोकस करता है, यह फोकस करता है दक्षता पे, मितव्ययिता पे, प्रभावशीलता पे। दूसरा पूछा गया है कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए सेलिएंट फीचर्स का उल्लेख किया गया है। और फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी इसकी नेगेटिविटीज को बताना है, यानी सीमाएं भी बतानी है आपको। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं जिनको मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। आप पूरे पेज में देखेंगे तो लगेगा कि जस्टिस किया गया है, 33% बांटा गया है पूरे पेज को। एक वाइडर व्यू लेकर के देखिएगा, इवन आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो भी आपको नजर आएगा कि आप जितने भी डायमेंशन पूछे गए उनको लगभग बराबर स्पेस दीजिए। इसका भी मैंने पॉजिटिव करने की कोशिश की है। कंक्लूड देखिए, हिंदी में पढ़ूं तो, उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद इस विचारधारा ने लोक प्रशासन को एक नया आयाम दिया है, और वैश्वीकरण के युग में यह विचारधारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को लाने में सक्षम है। इट मीन्स योर एवरी आंसर शुड कंक्लूड ऑन पॉजिटिव नोट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है सिविल सोसाइटी की अवधारणा। सिविल सोसाइटी का मतलब आप याद करें, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे वाला मूवमेंट जिसकी वजह से लोकपाल बिल आया, या फिर आदरणीय अरुणा रॉय मैम जिनका मजदूर किसान शक्ति संगठन, वो जो था वो क्या था, उसकी वजह से आरटीआई आ पाया था। तो सिविल सोसाइटी क्या है, राज्य के बाहर के व्यक्तियों का समूह है जो राज्य पे प्रेशर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के। तो उसके बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन है। एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किया है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। फिर पूछा क्या है, पूछा गया है स्पष्ट करना है भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। तो भूमिका पहले तो आप पॉजिटिव बताओ फिर नेगेटिव बताओ, क्योंकि आलोचना भी करनी है। तो ये रोल ऑफ सिविल सोसाइटी यानी भूमिका, और फिर उसकी लिमिटेशंस। और यहाँ सिविल सोसाइटी का अर्थ स्पष्ट करना था, नहीं अवधारणा स्पष्ट करनी है, तो उसके मैंने फीचर्स भी लिख दिए। तो यहाँ 5 फीचर्स हैं, 5 उसके रोल्स हैं, और उसके 4-5 लिमिटेशंस हैं। 4 लिमिटेशन लिखी है, एक कम क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था कंक्लूजन करने के लिए। कंक्लूजन में क्या लिखा है कि उपयुक्त कमियों को दूर करें अगर, तो सिविल सोसाइटी जो है इसकी संकल्पना को मजबूत करें, और यह हमारे लिए गुड गवर्नेंस के आदर्शों को स्थापित कर सकती है, क्योंकि इट गिव्स वॉइस टू पीपल। लोगों की जो बात है उनको सरकार तक लेके जाती है, और उसके लिए जो रूल्स हैं, कानून है, वो बनवाती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल, जब भी सिविल सोसाइटी की बात होगी तो आरटीआई को भूलना नहीं है, और लोकपाल बिल को नहीं भूलना है। और जब लोकपाल बिल को याद रखेंगे तो हमारे जो पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, उनको भी याद रखेंगे।
अगला सवाल देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करते हुए राज्य प्रशासन में इनकी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो राज्यपाल के पावर कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं राज्यपाल के पावर को बांटते हैं विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका की शक्तियां, न्यायपालिका वाली शक्तियां और डिस्क्रिशनरी पावर्स। 4 टाइप के पावर्स हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमें पूछना है कि राज्य प्रशासन में इनकी भूमिका क्या है। तो इनकी 2 टाइप की भूमिका होती है। पहली भूमिका तो ये है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और दूसरी भूमिका ये है कि सेंटर के एजेंट हैं। तो ये यहाँ उनकी भूमिका को लिखने की कोशिश की गई है। सवाल डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको डायमेंशन को छोड़ना नहीं है। जो डायमेंशन स्पेस जस्टिफाई करना है और सबको हेडिंग डाल करके फिर उसको एलिबरेट करना है। यहाँ देखिएगा सवाल है राज्य मंत्री परिषद के गठन और कार्यों की विवेचना। इसके लिए हमें लिखना है कि आर्टिकल, यहाँ कुछ शब्द छूट गया है, it is article 163 of the constitution provides that there shall be a council of ministers to aid and advise the governor and headed by the chief minister। लेकिन उसका गठन होगा कैसे, इसके बारे में संविधान मौन है, यानी लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ there is only one clause कि 15% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो हम देखते हैं कि शेड्यूल 10 में डिस्क्राइब्ड है। अब ये मंत्री परिषद को देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, मंत्री परिषद के 4 प्रकार के अंग होते हैं। तो मैंने थोड़ी कॉपी को खूबसूरती देने की, यानी जो एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते थक चुके होते हैं उनको कुछ और नया फ्लेवर देने के लिए कोशिश की कि मैं इनको इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करूं। कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं मंत्री परिषद के कार्य क्या क्या हैं। तो ये सब कार्य लिखे हुए हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी कीवर्ड है, नियंत्रण, बजट, यहाँ प्रशासन पर नियंत्रण, प्रबंधन, विवादों का निपटारा, इनको मैंने अंडरलाइन किया है ताकि दूर से दिख जाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। ये है राजस्थान लोकायुक्त संस्था की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो आप आलोचना तब करेंगे जब आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है। इसमें 3 फरवरी से लागू, नियुक्ति किसके द्वारा, शपथ किसके द्वारा, स्तर किसके द्वारा, क्या चीज मिसिंग है जानबूझ के। इसमें आज के दिन कौन लोकायुक्त हैं वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तब तक उस पर चेंज हो जाए। तो प्लीज इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ आपको आज उस दिन जो लोकायुक्त हो उनका नाम जरूर लिख करके आना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट है लोक सेवा में लोकायुक्त के कार्य क्या क्या हैं। अब सवाल था आलोचना करनी है, तो आलोचना तब करेंगे जब काम बताएंगे और कहेंगे इसमें गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, उन लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनको इससे बाहर निकाल दिया गया है। दूसरा, रिकमेंडेशन जो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। तीसरा, इट डज नॉट हैव इनफ पर्सनल, यानी लोग कार्मिक कम है इनके पास में। चौथा, पांचवा, इस प्रकार से मैंने लिखा है। इनफैक्ट इनके पास ये पावर ही नहीं है कि किसी को पनिश कर पाए। ये सिर्फ रेकमेंड करते हैं कि इस व्यक्ति ने गलती करी है, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है, करप्ट प्रैक्टिसेस पाई गई हैं और इनके खिलाफ अभियोजना जारी की है, लेकिन ये क्या किया जाए, दंडित नहीं कर सकते। तो इन सब के बाद में ऑफ कोर्स हमें कंक्लूजन पॉजिटिव लाइन पे डालना चाहिए। तो कंक्लूजन इज, यद्यपि केंद्र सरकार के लोकपाल कानून से दशकों पहले लोकायुक्त का गठन करके राज्य सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, किंतु इसे शक्तिशाली बनाए जाने की महती आवश्यकता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर। इट शुड ऑलवेज बी ईदर अ डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर या फिर कोई एक पॉजिटिव नोट हो, यानी सकारात्मक नोट पे आपको बंद करना है। सो विद दिस आई टेक योर लीव। मैं अगले क्वेश्चन की डिस्कस करके आपको जरूर आऊँगी। आपने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब नहीं की है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बॉस, कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको बहुत मुश्किल से नंबर मिलेंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और आरएस की मेंस की परीक्षा को जीतने के लिए आपको कंपटीशन में रहना होगा, देखना होगा लोग कैसा लिख रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी से जुड़िए। नमस्कार।